नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय डोंगरे और इस वक्त मैं हरिद्वार की हर की पैड़ी से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। आज किसान आंदोलन को 125 दिन पूरे हो गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने आज फैसला लिया है कि किसान आंदोलन को आगे आने वाले दिनों में और तेज करा जाएगा। मई के पहले पखवाड़े में किसान पैदल संसद तक मार्च करेंगे और इसके अलावा भी उनके और कई कार्यक्रम हैं। 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा, जिस मौके पर देश भर में एफसीआई के सभी दफ्तरों को घेरा जाएगा। 10 अप्रैल को केएमपी एक्सप्रेसवे को किसान 24 घंटों के लिए ब्लॉक करेंगे। 13 अप्रैल को दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैसाखी मनाएंगे और 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद मई के पहले हफ्ते में संसद पर कूच का कार्यक्रम तय होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेटी 11 जनवरी को बनाई थी। कमेटी का दावा है कि उसने 85 किसान संगठनों से बातचीत की है। हालांकि आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कमेटी से बात करने से साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट की अहमियत इस बात में है कि किसानों और सरकारों के बीच जो गतिरोध है उसे शायद तोड़ने का कोई रास्ता इसमें दिखाई दे। अब बात करी जाए असम विधानसभा चुनाव की। कल असम में दूसरे चरण का मतदान है और वही तीसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ने आज असम में रैली की। दोनों के भाषण में जमकर शब्दों के तीर चले। चिरांग में अमित शाह ने कांग्रेस के साथ साथ बदरुद्दीन अजमल पर भी जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और अजमल की सरकार अगर आ गई तो असम एक बार फिर घुसपैठियों का अड्डा बन जाएगा। वहीं कामरूप में रैली के दौरान राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा उठाया तो नागरिकता कानून पर भी बोले और सीएए को असम के इतिहास और भाषा पर हमला बताया। बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देखो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए। बीजेपी रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, इन युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती, उल्टा असम पर आक्रमण करती है। सीएए असम पर आक्रमण है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये आपके इतिहास पे, आपकी हिस्ट्री पे, आपकी भाषा पर, आपके भाईचारे पर आक्रमण है। इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव की मुहिम काफी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी फुटबॉल का खेला कर रही है तो दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती कोबरा की फुफकार भर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तमाम राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार के रवैये पर सख्त सवाल उठाए हैं। 28 मार्च की इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा है, संसद के दोनों सदनों में पास किया गया एनसीटी बिल लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार की सारी ताकतें छीनने वाला है। ये बिल भारत के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। गैर बीजेपी राज्यों में केंद्र सरकार लगातार समस्या पैदा कर रही है। सीबीआई और ईडी जैसी संस्थानों का मनमाना इस्तेमाल हो रहा है। जानबूझकर राज्य सरकारों का फंड रोका जा रहा है। हरिद्वार के कुंभ से अब बात करते हैं मुंबई में कोरोना के कहर की, जहां मुंबई में रोज 45,000 लोगों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का टीका दिया जा रहा है। वहीं बीएमसी यह लक्ष्य बना रही है कि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीका दिया जाए। हालांकि
मुंबई की आधी से ज़्यादा आबादी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, उन्हें टीका देना क्यों नहीं है आसान, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने खुद ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है, मेरा मंजस्वा में हूँ। ये 45 साल के राजेश कोली हैं। धारावी कोलीवाड़ा में रहते हैं और व्यापार करते हैं। साफ कहते हैं, जब तक भरोसा न बने कोविड का टीका नहीं लगवाएंगे। बस हमको ये समझाया जा रहा है वैक्सीन रेडी है, वैक्सीन ले लो, नाम दे दो, वैक्सीन ले लो। ऐसी तरह से नहीं होता है। एक क्लियर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर संदेश होना चाहिए जो हमको ये समझाए कि हमको वैक्सीन किस तरीके से लेना चाहिए और उसके बाद में क्या करना चाहिए। राजेश जैसे और भी यहाँ कई हैं। 55 साल के अब्दुल रशीद पेशे से ड्राइवर हैं। कहते हैं कोविड के टीके को लेकर हिचक अब तक सरकार दूर नहीं कर पाई है। जिस दिन लगेगा कि वैक्सीन सक्सेस है उस दिन सामने चल के ले लेंगे। अभी तक कोई रिपोर्ट अच्छी आई नहीं है वैक्सीन की, तो उसमें कई लोगों का इंतकाल हो जा रहा है, कई लोग किसी को साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है। धारावी में संक्रमण बढ़ता देख 22 मार्च से यहाँ अलग से 10 वैक्सीन बूथ शुरू हुए हैं, लेकिन 9 दिनों में 1110 लोगों को ही टीका लग सका है। दिक्कतें तो आ रही है क्यों लोगों को अभी तक समझ नहीं है वैक्सीनेशन का, कि उनको डर बैठा हुआ है मन में कि वैक्सीनेशन लेने के बाद हमारा कुछ गलत इफेक्ट नहीं हो जाए। तो वही हमारे प्रयास यही है कि उनको समझाए कि भाई वैक्सीनेशन से कोई तकलीफ आएगी नहीं, साइड इफेक्ट्स कम है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और वहाँ पे जो जिधर वैक्सीनेशन लेने जाए उधर डॉक्टर्स भी है तो वो भी उनको गाइड करते हैं। तो वो हिसाब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चालू है। शहर की दूसरी बस्तियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बीएमसी के साथ एम ईस्ट वार्ड में वैक्सीन पर काम कर चुकी अपनालय संस्था बीएमसी के डोर टू डोर वैक्सीनेशन सुझाव को सही मानती है। डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देना सबसे बड़ा इफेक्टिव कदम है। मुझे मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन अब तो डॉक्टर फ्रेटर्निटी में भी ये ओपिनियन बनने लगा है कि जो रिस्क है उसको वे करने की ज़रूरत है, उसकी तुलना करने की ज़रूरत है। कि अगर आप लोगों को एक जगह बुलाएंगे, हॉस्पिटल बुलाएंगे, क्योंकि आधा घंटा उन्हें रख करके देखना है कि उन इंजेक्शन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद उनकी हालत कैसी है। इफ़ यू कंपेयर दैट विथ डोर टू डोर, घर घर जाकर वैक्सीन देना, सारे लोगों को वैक्सीन देना, और जिसको ज़रूरत होगी, तकलीफ होगी, वो वापस हॉस्पिटल आ सकता है। मुंबई की करीब 55% यानी आधी आबादी बस्तियों में बसती है। बीएमसी धारावी से शुरुआत कर बाकी बस्तियों में भी अलग से टीका केंद्र खोलना चाहती है। चाहत है डोर टू डोर वैक्सीनेशन की इजाजत मिले, लेकिन केंद्र को लगता है इसमें वैक्सीन के बाद की ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया को लेकर कुछ अड़चने हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात करते हैं दिल्ली में आए कोरोना के उछाल की। दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 18,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग 18 से 40 की उम्र के बीच में है। दिल्ली में आए इस दूसरी लहर में युवा अब ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। क्या कोरोना को लेकर दिल्ली के युवा कहीं ज़्यादा लापरवाह हो रहे हैं? आंकड़े ये इशारा करते हैं। 18 से 40 साल के बीच के लोग अब कोरोना की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। बीते 15 दिनों के आंकड़े के मुताबिक 18 से 40 साल के करीब 49% लोग कोरोना की चपेट में आए, जबकि 40 से 60 के बीच के 29% और 60 पार के 14% कोरोना संक्रमित हुए। 18 साल से कम के बस 7% बच्चे इस सूची में हैं, जबकि पिछले साल 15 से 30 नवंबर के दौरान 18 से 40 की उम्र के 42% ही पॉजिटिव हो रहे थे। यंग लोग जो हैं दिल्ली में ज़्यादातर संक्रमित हो रहा है, यह आश्चर्यजनक बात है नहीं, क्योंकि मान लीजिए यंग हो या ओल्ड या और एल्डरली पीपल हो, जिन लोगों में संक्रमण फैलेगा वो वायरस तो फर्क नहीं करते हैं। आगे हम लोग ये भी सोचते थे कि चिल्ड्रन दे डोंट गेट इन्फेक्टेड, लेकिन अभी तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से एक बहुत अच्छा शोध हुआ है और उसी से पाया गया कि चिल्ड्रन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। वो उम्र इस वायरस से ज्यादा संक्रमित हो रही है जो काम से और काम पर बाहर निकल रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अब रुक रहे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे बाल बाल बचे सफदरजंग में मरीज। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। आईसीयू वार्ड में सुबह आग लग गई थी, लेकिन समय रहते यहां भर्ती सभी 50 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दमकल विभाग की तत्परता ने आग को फैलने से बचाया और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया।
दमकल की 9 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। सफदरजंग अस्पताल के ब्लॉक एच में वार्ड नंबर 11 के वेंटिलेटर में शॉर्ट सर्किट हो गई थी, जिसकी वजह से आग लग गई, जिसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन वेंटिलेटर खाक हो गए। आज हर की पैड़ी हरिद्वार से सिटी सेंटर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।